मैं अरुणा जौहरी, आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। आपका की फरमाइश थी कि मैडम पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर बता दीजिए, तो आज की आपकी फरमाइश लेकर ही आई हूँ। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है, आज यही जानेंगे। आप देख रहे हैं कि पाठचर्या को करिकुलम कहा जाता है और पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा जाता है। जब दोनों ही प्रकरण में अंग्रेजी अलग अलग है तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग होगा, पर अर्थ अलग अलग होते हुए भी ये दोनों एक ही हैं। जैसे आपने देखा है कि मापन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन समाहित है और मापन जब किया जाता है तभी मूल्यांकन संभव होता है। इसी तरह से पाठ्यक्रम और पाठचर्या भी एक दूसरे से समाहित रूप है। पाठ्यक्रम पाठचर्या के अंतर्गत आता है ना, इस तरह से आप जान लेंगे आज। तो पाठ्यक्रम, क्रम का मतलब ही आप जान रहे हैं कि क्रम में। तो आपने देखा कि पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम में 1 2 3 4। अब क्रम से हम जो जिस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम भी उसी को कहते हैं, विषय वस्तु भी इसी कहते हैं, कंटेंट भी ना एक ही बात होती है। जब हम क्रम में किसी भी मतलब बिंदु को लगा लेते हैं तो हमारी जो किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत, कोई भी शिक्षा नीति के अंतर्गत जब किसी के बारे में बताया जाता है तो हमें उसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि हम निश्चित रूप से क्रम से पढ़ा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। जब हमारा जैसे अब आपने देखा होगा कि हाई स्कूल का, इंटर का जो भी होता है पाठ्यक्रम होता है, एक प्रिंटेड एक ढांचा होता है, प्रिंटेड ढांचा होता है, प्रिंटेड एक रूपरेखा दी जाती है जिसके द्वारा हम उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि हाँ ठीक तरीके से हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है और रीडिंग करनी है। तो पाठ्यक्रम एक निश्चित रूप से क्रमबद्धता के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये पाठ्यक्रम हो गया, क्रम से हो गया, अब इसका जो हमें जानना है कि पाठचर्या क्या है। पाठचर्या क्या है? जब हम एक निश्चित जो सिद्धांतों के तहत हम एक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में दो आपके जो मुख्य बिंदु होते हैं, वो होती है आपकी फैकल्टी प्लस स्टूडेंट। इन दोनों का काम मुख्य रूप से होता है। जो पाठ्यक्रम चलता है किसी भी विद्यालय में, जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है तो फैकल्टी के द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। अब जैसे ये निश्चित प्रिंटेड एक विषय वस्तु होती है जिसको हमें पता होता है कि 1 साल में पूरा करना है या 6 महीने में। तो ये एक निश्चित ढांचा है जिसका हमें पता होता है कि हमें 1 साल में पूरा करना है या 6 महीने में, तो या 2 साल में। तो ये हमारा निश्चित ही होता है। तो हमें पता चल गया कि पाठ्यक्रम क्या है। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये आपका निश्चित रूप से सिद्धांत हो गया, अधिगम। अब अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो आपका पाठ्यक्रम हो गया। अब इसी में हम पाठ्यक्रम में ही हम प्लस कर देते हैं अधिगम। आपका अधिगम के साथ अधिगम पाठ्य वस्तु, पाठ्य सहभागी क्रियाएं। जब हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अधिगम की पाठ्य सहभागी क्रियाओं को सम्मिलित कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम। क्या कहते हैं, करिकुलम। पाठ्यक्रम में हम सिद्धांत के बारे में ही सूचना लेते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो सिर्फ सिद्धांतों के बारे में ही जानकारी लेते हैं, परंतु जब हम उसके अंतर्गत पाठ्य सहभागी क्रियाओं को प्लस कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम करिकुलम। इन दोनों का समाहित रूप ही करिकुलम कहलाता है।
जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तब हमारा क्या हो गया, करिकुलम। अब करिकुलम के माध्यम से ही हम क्या जानते हैं फिर कि ये करिकुलम है। और करिकुलम जब हमारा क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो इसको डिवाइडेशन करना होता है, और हर नीति के अनुसार आपने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, मैंने आपको बताया है इसके बारे में भी। तो अलग अलग नीतियों के द्वारा अलग अलग, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी अपने सुझाव दिए हैं। तो अलग अलग शिक्षा नीति के द्वारा अलग अलग करिकुलम बनाया गया है, और अभी 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी। तो दोनों सभी ने अलग अलग करिकुलम रखा है, और उसके अंतर्गत जैसे पाठ सहभागी क्रियाएं हैं तो उसमें आपकी जो अलग से जो सहभागी क्रियाएं होती हैं, जैसे एनसीसी, एनएसएस, ये भी आपकी जो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं हैं, या प्रोजेक्ट अलग से जो कराया जाता है वो आपकी पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं हैं। तो उन सबको कराते हैं तो हमारा अधिगम अनुभव पड़ता है, और उसी को हम करिकुलम कहते हैं। करिकुलम के माध्यम से ही हम पूरे अपना जो करिकुलम को भी एक रेस की आपको बताया है कि अंग्रेजी शब्द में हम करिकुलम कहते हैं, और करिकुलम का जो लैटिन भाषा का शब्द है वो है कुरेर, कुरेर। इसी का मतलब होता है दौड़ का मैदान। हमने बहुत ही भारी, मतलब एक तरीके से दौड़ लगानी है उसमें। तो जब हम इस करिकुलम को निश्चित रूप से जो होता है उसमें हम भागते रहते हैं, और जो हमने करिकुलम जो बहुत बड़ा रूप है जो हम बचपन से लेके अभी तक प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा पूरी करिकुलम में आती है। पर उसका जो डिवाइडेशन कर दिया जाता है उसमें अलग अलग शिक्षाओं को, तो करिकुलम का निर्माण कैसे होता है हम इसके बारे में भी जानेंगे। करिकुलम, अब जैसे करिकुलम निर्माण के लिए भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, तो प्लानिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग में, उद्देश्य या लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्य। दूसरा हमारा होता है अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव को भी हम देखते हैं। फिर हमारा होता है विषय वस्तु का चयन। इसके बाद हमारा अगला है संगठन एवं समाकलन। फिर मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। इसी में आता है प्रतिपुष्टि। मूल्यांकन के अंतर्गत हमें प्रतिपुष्टि भी करनी होती है। तो जो ये जो आपका जैसे जब प्लानिंग की गई पाठ्यक्रम के निर्माण की, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य निर्धारण किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उसके बारे में जैसे हमारा नेतृत्व का विकास करना चाहिए, बच्चों का राष्ट्रीय लक्ष्य स्थापित करना चाहिए। तो उद्देश्य को लेते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अधिगम अनुभव जो भी हमने पिछला सीखा है उसमें कुछ गलतियां होती हैं या उनमें सुधार करते हुए हमें लक्ष्य को पूरा करना है। विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु हम उसी की तरह से लेते हैं जैसा कि हमने देखा कि हाँ, हमारे यहाँ जो देश में जो भी विषय वस्तु पिछली जो हमारे जो कमियां रही हैं उनको हम पूरा करते हुए विषय वस्तु का चयन करते हैं। विषय वस्तु में भी हम बाल केंद्रित शिक्षा हो, है ना, आपका राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा हो, इस तरह की शिक्षा विषय वस्तु का कंटेंट का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो यहाँ कंटेंट या सिलेबस एक ही बात होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस जो है वो क्या है। आपका सिलेबस किसके अंतर्गत आता है, करिकुलम के अंतर्गत। संगठन एवं समाकलन, अब जब हमने कंटेंट को चुन लिया है, जैसा अब संगठन करना है कि हाई स्कूल स्तर पर क्या होना चाहिए, मिडिल स्तर पर क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, इस तरह से हमें अलग अलग संगठन और समाकलन करना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बाद में मूल्यांकन भी करके कि हाँ, हमारा किस तरह का हमने सिलेबस तैयार किया है, वो करिकुलम तैयार किया है,
तो उसको हम चेक भी करते हैं। जैसे अब अलग अलग शिक्षा नीतियाँ अलग अलग अपने सुझाव देती हैं और करिकुलम के बारे में बताती हैं, पाठ्यक्रम के बारे में आपका पाठचर्या के बारे में बताती हैं, तो उसमें जो सुधार किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस जो है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। अच्छा, आपने ये जाना। इसी तरह से जो जब हम तैयार करते हैं तो प्रयोजनवाद आपने देखा होगा, आपने बाद भी पढ़े हैं। जैसे प्रयोजनवाद के अनुसार आप देखें तो प्रयोजनवाद में कहा है कि जैसे अब शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। स्कूल को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, समाज को लेकर होता है, मानवतावादी होता है, क्योंकि मानव की जो रुचियां होती हैं, अभिरुचियां होती हैं, उनको भी ज्ञान एवं कौशल को लेकर हम चलते हैं, ज्ञान और कौशल को लेकर चलते हैं, जिससे हमारा करिकुलम अच्छी तरह से निर्माण हो। तो इस तरह से, और फिर अधिगम अनुभव को भी हम लेकर चलते हैं, तो हमारा बहुत ही सही तरीके से आपका पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। अब पाठ्यक्रम जो पाठचर्या निर्माण में, इसी तरह से पाठ्यक्रम निर्माण जब हो जाता है तो उसमें हमें लचीलापन भी देखना पड़ता है, बाल केंद्रित हो, विषय वस्तु केंद्रित हो, बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित हो, राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर समाहित हो। तो इस तरह से हमें पूरा पता करना होता है। अच्छा, अब आप जानेंगे कि पाठ्यक्रम जो करिकुलम का निर्माण हुआ वो कब हुआ है। 1500 सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई थी 1576 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1576 में पहली बार करिकुलम की व्याख्या की गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, दोनों में क्या अंतर है, और आपको सही तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों में क्या अंतर है। सिलेबस को ही हम कंटेंट भी कहते हैं, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु दोनों ही एक ही बात होती है। तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी आपके लिए इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और आपको कोई किसी भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी इसमें त्रुटि हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।